दुनिया के सबसे ताकतवर मार्शल क्लैन का यंग लॉर्ड हूँ। मेरे पिता दुनिया के बचे हुए सिर्फ 9 वॉर सेंट्स में से एक हैं। फिर भी 3 साल पहले किए गए एक वादे की वजह से मैंने पूरे 3 साल तक एक सिंप बनकर बिताए, और जब मेरे पिता गुस्से में मुझे पूरी तरह त्यागने वाले थे तभी सब कुछ बदल गया। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के कैंपस में लूना मुझे बेहद सीरियस नजरों से देखती है। ज़ेन, वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका दे रही हूँ। मेरी शॉक्ड आंखें उसके फ्लैट पेट की तरफ चली जाती हैं। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने लूना का सिंप बनकर बिताए हैं। 3 साल पहले मैं लैंसिंग में ट्रांस माइग्रेट हुआ था, ठीक उसी समय जब साउथ ईस्ट टारगेट की रक्षा करने वाले मास्टर युद्ध में मारे गए थे। अपनी आखिरी सांसों में मास्टर लिनन ने अपनी सबसे प्यारी बेटी लूना को मेरी जिम्मेदारी में सौंप दिया। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन तभी चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसका काम सीधा था, अगर मैं 3 साल तक लूना का डिवोटेड सिंप बनकर रहूं तो बाद में मुझे सिस्टम से जबरदस्त रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने मास्टर के साथ 3 साल का पैक्ट कर लिया। वो 3 साल किसी नर्क से कम नहीं थे। लूना हर दिन पहले से ज्यादा आउटरेजियस होती गई और रिवॉर्ड्स के लिए मुझे हर चीज में उसका साथ देना पड़ा। ऊपर से जो पहचान मुझे मिली थी वो भी कोई मामूली नहीं थी। मेरा क्लैन लू फैमिली ड्रैगन किंगडम के साउथ ईस्ट रीजन का नंबर 1 मार्शल क्लैन है। स्टारगेट्स के बाद वाले युग में मानवता ने 9 वॉर सेंट्स पैदा किए, जिनमें से एक मेरे पिता लॉर्ड शान है, बाकी 8 में से 2 मेरे दोनों अंकल्स हैं। इंसानों के 9 वॉर सेंट्स में से अकेले लू फैमिली के पास 3 हैं। ये अनुपात खुद में डरावना है। लू फैमिली की ताकत राजधानी के सबसे बड़े क्लैंस के बराबर खड़ी होती है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा के बीच मेरा हर कदम दुनिया की नजरों में रहता है, और फिर भी ऐसी भयानक विरासत से मेरे जैसा सिंप पैदा हुआ। 3 साल तक की गई मेरी चापलूसी ने मुझे पूरे साउथ ईस्ट रीजन और पूरे ड्रैगन किंगडम में बदनाम कर दिया। पूरा क्लैन अपने ही यंग लॉर्ड पर गुस्से से भरा हुआ था, यहाँ तक कि मेरे पिता लॉर्ड शान भी रात के अंधेरे में कई बार मेरे बिस्तर तक आए, सिर्फ अपने इस सिंप बेटे का गला घोटने के लिए। लेकिन वो कभी खुद को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर पाए। मैंने हर इंसल्ट को सहा और दांत पीसते हुए पूरे 3 साल निकाल दिए, और आज इस 3 साल के पैक्ट का आखिरी दिन है। मुझे बस आज का दिन निकालना है, फिर सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी दिन लूना ऐसा बम फोड़ेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले ही स्टूडेंट से भरा हुआ है और सब लूना को डिसबिलीफ में घूर रहे हैं। मैं और लूना पहले भी कई पागलपन भरे सीन्स कर चुके हैं, लेकिन उन सब के मुकाबले ये वाला सबसे ऊपर है। भीड़ में मौजूद हर इंसान की नजर मुझ पर टिक जाती है, लेकिन इस बार मैं बस खामोशी से वहां खड़ा रहता हूँ। लूना मेरी खाली एक्सप्रेशन वाली शक्ल को घूरती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी जब वो झल्ला कर बोली, तुम हिचकिचा रहे हो? सच में हिचकिचाने की हिम्मत कर रहे हो? देखने वालों को तो लगेगा गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ और खुद को जबरदस्ती शांत करता हूँ। मैं मानता हूँ। पूरी भीड़ एकदम खामोश हो जाती है। लूना फिर से थोड़ी ऊपर उठाती है, अब बात बनी, लेकिन तुम्हारी वो छोटी सी हेजिटेशन मुझे पसंद नहीं आई, और मुझसे शादी करने के लिए मेरी कुछ कंडीशंस हैं। ब्राइड प्राइस तो नॉन नेगोशिएबल है, और वो किसी एलीट फैमिली के लेवल का होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला है, वो आसान नहीं था। शादी के बाद लड़की को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और मेरी तरफ से डाउरी वो नहीं मिलेगी। तुम्हें पता ही है, मेरे पिता वेस्ट गेट की रक्षा करते हुए मारे गए थे और हमारा परिवार गिर चुका है। उसके अलावा शादी के बाद तुम्हें इस बच्चे को अपनी फैमिली में प्रॉपर जगह देनी होगी, उसे अपने असली बच्चे जैसा ट्रीट करना होगा, और ये पूछने की कोशिश भी मत करना कि असली बाप कौन है। तुम मेरी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे और मुझे किसी ऐसी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहती। लूना बिना रुके एक के बाद एक डिमांड्स फेंकती जाती है। उसकी हर बात कॉमन डिसेंसी के हर रूल को तोड़ रही थी। पूरे कैंपस के स्टूडेंट्स शॉक में जमे हुए थे। आखिर में जब वो बोलना खत्म करती है तो मेरी तरफ मुड़ती है, तो क्या तुम ये सब मान सकते हो? अगर मान सकते हो तो कल ही शादी कर लेते हैं। मैं कैजुअली सिर हिला देता हूँ, मैं मानता हूँ, वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता, कल सब खत्म हो जाएगा। मैं तो बस अपने सिस्टम रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए लैंसिंग की सबसे ग्रैंड शादी लेकर आऊंगा। घर पर रहना और मेरा इंतजार करना। मेरी बात शांत पानी में गिरे पत्थर की तरह पूरे माहौल में फैल जाती है। भीड़ फिर से पूरी तरह साइलेंट हो जाती है। सबको बात समझने में थोड़ा वक्त लगता है। लू फैमिली के यंग लॉर्ड में सच में ये डील मान ली, और जैसे ही सबको एहसास होता है पूरा कैंपस शोर से फट पड़ता है। साउथ ईस्ट रीजन के नंबर 1 क्लैन की एयर की शादी अपने आप में बड़ी खबर होती। न जाने कितने क्लैंस और शक्तियां मेरी फैमिली में रिश्ता जोड़ने के लिए लड़ते रहे थे, और यहाँ मैं दुनिया के सबसे बेहुदा तरीके से शादी करने जा रहा हूँ। इस खबर से जो तूफान उठेगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और इस सब में सबसे ज्यादा खुश खुद लूना थी। उसे इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं थी कि वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। उल्टा उसे गर्व था कि सच जानने के बाद भी ज़ेन ने उसे चुना। मैं इंतजार करूंगी ज़ेन, तुम एक आदमी हो, आज जो कहा है उसे याद रखना। लूना की आंखों में जीत की चमक तैर जाती है, उसके चेहरे पर खुली हुई कंटेम्प्ट फैल जाती है। वो चाहे जितनी भी हद पार करे, चाहे जितना पागलपन करे, हमेशा कोई ना कोई उसके पीछे सफाई देने वाला रहेगा, और वो इंसान है साउथ ईस्ट रीजन का नंबर 1 क्लैन का यंग लॉर्ड। सच में उसके पास लोगों को इस्तेमाल करने का नेचुरल टैलेंट है। मैं हल्की से मुस्कान देता हूँ, टेंशन मत लो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों वाली शादी दूंगा। लूना की आंखें अचानक बदल जाती हैं। ओह, मुझे अभी 2 और बातें याद आई। तुम्हें पता है ना, कल मेरे पिता की मेमोरियल डे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें मेरी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज पता चले और वो मेरी खुशी देखें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेमोरियल में आने वाले सब लोगों के सामने अनाउंस करो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, कल समय पर पहुंच जाऊंगा। सच कहूँ तो अपने मास्टर की मेमोरियल डे पर तमाशा खड़ा करना आखिरी चीज है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। अपने आखिरी पलों में उनकी सबसे बड़ी चिंता सिर्फ वही थी, और उसका आज इस हालत तक पहुंच जाना, ये वो चीज थी जो मास्टर लिन कभी नहीं चाहते थे। मैं इसलिए मान गया क्योंकि एक तरफ मुझे अपनी डिग्निटी वापस लेनी है, और दूसरी तरफ अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये छोटी सी उम्मीद बाकी है कि शायद लूना की आंखें खुल जाएं। अगर वो उम्मीद टूट भी गई तो ठीक है, कम से कम मैंने अपने मास्टर के लिए आखिरी कोशिश तो कर ली। अब मेरी कॉन्शियंस पूरी तरह क्लियर है। जैसे ही भीड़ सुनती है कि समय तय हो चुका है, पूरा माहौल फट पड़ता है। वॉर सेंट की मेमोरियल में उसी आदमी की बेटी जो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, लू फैमिली के यंग लॉर्ड का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। सिर्फ ये सीन ही पागलपन से भरा हुआ था। अगर मास्टर लिन दूसरी दुनिया से ये सब देख रहे होते तो वो रोते या हंसते। भीड़ में लगातार बातें होने लगती हैं। सब जानते हैं कि वॉर सेंट मेमोरियल में सिर्फ बड़े क्लैंस ही नहीं बल्कि काउंटलेस आम लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। ऊपर से हर बड़ा मीडिया आउटलेट इस इवेंट को कवर करता है। अब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कल कितना बड़ा तूफान उठने वाला है। लूना खुद से बेहद खुश दिखाई दे रही थी। अब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड थी। तो फिर कल मिलते हैं ज़ेन, मैं देखूंगी कि तुम अपनी बात को कितना सीरियसली लेते हो। उसकी बात खत्म होते ही मैं बिना पीछे देखे मुड़ जाता हूँ और सीधा वहां से निकल पड़ता हूँ, एकदम क्लीन, एकदम डायरेक्ट, बिना किसी हेजिटेशन के, और पीछे छोड़ जाता हूँ एक ऐसी भीड़ जो अभी तक शॉक से बाहर नहीं निकल पाई थी। समय बीतने के साथ
साथ ये खबर साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी से निकलकर पूरे साउथ ईस्ट रीजन में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और जैसे ही खबर बाहर आती है हर तरफ रिएक्शंस का विस्फोट हो जाता है। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं अपनी लिमिटेड एडिशन लॉन्गी स्पोर्ट्स कार में बैठता हूँ और सीधे स्टार होल्ड सिटी के वॉर सेंट मौजोलियम की तरफ निकल जाता हूँ। वहाँ पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत से लोग एक दिन पहले ही श्रद्धांजलि देने आ चुके थे। पूरे विशाल मैदान के हर कोने में फूल और ऑफरिंग्स भरे पड़े थे। मेरे मास्टर को सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। काफी देर हो चुकी है, अब कृपया अपने घर लौट जाइए। जैसे ही मैं ये शब्द कहता हूँ ओल्ड जेन लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में अभी तक भीड़ से भरा मौजोलियम पूरी तरह शांत और खाली हो जाता है। मैं उस काले सफेद फोटो के सामने खड़े होकर 3 बार झुकता हूँ। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। लूना के मामले में इन 3 सालों में मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया। अब जबकि 3 साल का पैक्ट खत्म हो चुका है, मैं उसकी देखभाल आगे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता रहा तो वो सिर्फ और ज्यादा हर्ट होगी। उम्मीद है आप समझेंगे। कल जो होने वाला है वो एक तरह से आपकी तरफ से उसे दिया गया आखिरी लेसन होगा। वो उसे तोड़ भी सकता है या फिर बचा भी सकता है, लेकिन जो भी नतीजा हो उम्मीद है आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। मैं फिर से 3 बार झुकता हूँ और उसके बाद चुपचाप खड़ा होकर उस दयालु चेहरे को देखता रहता हूँ। मेरे दिमाग में उस दिन की याद घूमने लगती है जब मेरे मास्टर इस दुनिया को छोड़कर गए थे। वो इंसान जिसे पूरी दुनिया इनविंसिबल वॉर सेंट कहती थी। अपने आखिरी पल में मेरे मास्टर की आंखों में बची हुई आखिरी चमक सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। उसी समय साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के एक ट्रेनिंग रूम में काले फ्रेम वाला चश्मा पहने एक यंग असिस्टेंट दरवाजा धक्का मारकर अंदर घुसता है और जल्दी से फोन नोवा की तरफ बढ़ा देता है। मिस नोवा अपने चेहरे से पसीना पोंछती है और क्यूरियस होकर फोन लेती है। उसकी नजर स्क्रीन के सबसे ऊपर वाली हेडलाइन पर टिक जाती है। लूना प्रेग्नेंट है। कल वॉर सेंट लिन की डेथ एनिवर्सरी पर जेन सबके सामने प्रपोजल देगा। कुछ सेकंड तक नोवा का खूबसूरत चेहरा ऐसे अंधेरा पड़ जाता है जैसे कोई तूफान उमड़ आया हो। मास्टर लिन के 3 डिसाइपल्स थे, नोवा, मैं और लूना। नोवा और मुझे हमेशा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स माना जाता था। हर किसी को लगता था कि हम दोनों कपल हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने लूना के लिए बिना लिमिट का सिंप बनना शुरू किया उसी दिन से मेरे और नोवा के बीच दूरी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि हम अजनबी बन गए। फिर भी ये हेडलाइन नोवा की बची हुई सारी डिसेंसी को तोड़ देती है। कल मास्टर की मेमोरियल डे है और ये दोनों ऐसा तमाशा करने वाले हैं। ये तो सीधे सीधे मास्टर का अपमान है। नोवा ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो सीधे वेपन स्टोरेज रूम में घुसती है और सेक्शन बाय सेक्शन एक विशाल क्लीवर जोड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उसके हाथ में लगभग 4 मीटर लंबी हैंडल वाला भारी ब्लेड तैयार हो जाता है। फिर नोवा उस 4 मीटर क्लीवर को अपने कंधे पर उठाती है और सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज की तरफ दौड़ पड़ती है। वो उस विशाल ब्लेड को स्पोर्ट्स कार की छत पर रखती है और टैंक जैसी भारी गाड़ी फुल स्पीड में गैराज से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद नोवा वही 4 मीटर क्लीवर लेकर गुस्से से जलती हुई सीधे मौजोलियम के अंदर घुस आती है। वो टूम के पास पहुंचती है और मुझे वहीं खड़ा पाती है, बिल्कुल जैसा उसने सोचा था। काफी समय हो गया नोवा। 4 मीटर की दूरी पर खड़ी नोवा अपने विशाल क्लीवर को एक हाथ से पकड़ती है और एक ही झटके में जोरदार स्विंग मारती है। हवा की चीखती हुई आवाज अचानक पूरी तरह शांत हो जाती है। ब्लेड आकर सीधे मेरी गर्दन पर रुक जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा हुआ है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है बाहर लोग तुम्हारे बारे में और लू फैमिली के बारे में क्या बोल रहे हैं? नोवा सच में समझ नहीं पा रही थी। लू फैमिली के पुरुष वो लोग थे जिन्हें पूरी दुनिया एडमायर करती थी। साउथ ईस्ट रीजन के हर बैटल फील्ड पर उन्हीं का दबदबा था। इंसानों ने जहां जहां भी लड़ाई लड़ी थी वहां की हर जमीन पर लू फैमिली का खून बहा था। यहाँ तक कि राजधानी के सबसे ताकतवर क्लैंस भी लू फैमिली के सामने एरोगेंट बनने की हिम्मत नहीं करते थे। और फिर भी इतने भयानक और अनस्टॉपेबल क्लैन से मेरे जैसा सिंप पैदा हुआ। नोवा की आंखें डिसअपॉइंटमेंट से भर जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वो डिसअपॉइंटमेंट सख्त रिजॉल्व में बदल जाती है। तुम और लूना जो भी करो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों ने कल मास्टर की मेमोरियल डे पर कोई तमाशा किया तो मैं इसी ब्लेड से तुम दोनों के सिर काट दूंगी। उसी समय लू फैमिली के क्लैन हॉल में लॉर्ड शान अपनी क्लैन हेड वाली सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। वो अचानक खड़े होते हैं और एक पाम स्ट्राइक में अपनी कस्टम अलॉय चेयर को चकनाचूर कर देते हैं। उस नालायक लड़के का सिर मैं खुद काटूंगा। वो पूरे हॉल पर अपनी ठंडी नजर घुमाते हैं और बोलते हैं, एल्डर्स निश्चिंत रहिए, मैं लॉर्ड शैन इस शादी के पूरी तरह खिलाफ हूँ। अगर वो नालायक लड़का जिद पर अड़ा रहा और हमारे क्लैन को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सके तो मैं खुद उससे यंग लॉर्ड का टाइटल छीन लूंगा। जरूरत पड़ी तो उसे स्टार लॉक टावर में सील करके उसकी कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दूंगा। लू फैमिली के ग्रेट हॉल के अंदर मौजूद हर सीनियर मेंबर का चेहरा पहले से ज्यादा काला पड़ा हुआ था, लेकिन लॉर्ड शैन की पर्सनल गारंटी सुनने के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। फिर भी दम घोट देने वाला तनाव काफी देर तक बना रहता है। आखिरकार लॉर्ड शैन की उम्र का एक मिडिल एज्ड आदमी बोल उठता है। ओल्ड लिन ऐसा इंसान था जो पूरी इज्जत डिजर्व करता था। उसने स्टार गेट के लिए अपनी आखिरी बूंद तक खून बहाया। भले ही लिन फैमिली गिर चुकी हो, लेकिन हमारी लू फैमिली लोगों को स्टेटस से जज नहीं करती। अगर शादी का रिश्ता होता भी तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक वॉर सेंट की बेटी लूना जैसी कैसे बन गई? क्या दुखद बात है। सेकंड एल्डर लंबी सांस छोड़ता है। छोड़ो ये सब, असली सवाल ये है कल वॉर सेंट लिन की मेमोरियल है, क्या हम जा रहे हैं या नहीं? उसकी बात सुनते ही सारे सीनियर मेंबर्स अपनी नजरें लॉर्ड शैन की तरफ मोड़ देते हैं। सिर्फ जाएंगे ही नहीं, मैं खुद वहां जाकर श्रद्धांजलि दूंगा और अगर उस नालायक लड़के ने वहां कोई तमाशा किया तो मैं लॉर्ड शैन उसे उसी जगह खत्म कर दूंगा बिना किसी दया के। सब साफ देख सकते थे कि लॉर्ड शैन सच में गुस्से से भरे हुए हैं, इसलिए एल्डर्स आगे कुछ नहीं कहते। तभी फर्स्ट एल्डर अचानक बोल उठता है, और जेन की बाई फैमिली वाली एंगेजमेंट का क्या? बाई फैमिली के कई सीनियर मेंबर्स तो शुरू से ही जेन के खिलाफ थे। अब जब ये स्कैंडल बाहर आ गया है तो वो लोग फिर ट्रबल खड़ा कर सकते हैं। शायद वो खुद एंगेजमेंट तोड़ने भी आ जाए। हॉल एक बार फिर शांत हो जाता है। कुछ समय पहले ही लू फैमिली के एल्डर्स ने मेरी एंगेजमेंट तय की थी। दूसरी तरफ थी एवा, ईस्टर्न रीजन के बाई फैमिली हेड की बेटी। बाई फैमिली ईस्टर्न रीजन का नंबर 1 मार्शल क्लैन था और ईस्टर्न स्टार गेट की रक्षा करता था। ऊपर से एवा के पास दुनिया का सबसे रेयर SSS ग्रेट टैलेंट था। सच कहें तो उससे शादी करना मेरे लिए उसकी लेवल से नीचे की बात थी। इसी वजह से बाय फैमिली के कई सीनियर मेंबर्स इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाय फैमिली हेड ने सबकी बात दबाकर रिश्ता मंजूर कर लिया था। लॉर्ड शैन थके हुए अंदाज में अपनी नाक के ऊपर हाथ फेरते हैं। अगर रिश्ता टूटता है तो टूटने दो, अगर बाय फैमिली एंगेजमेंट तोड़ने आए तो आने दो। सब लोग शांत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। उसी समय बाय फैमिली के मीटिंग हॉल में भी सभी सीनियर मेंबर्स इकट्ठा थे। चलो चलो एवा, अंकल हाउ तुम्हें उस लू फैमिली वाले सिम्प का तमाशा दिखाने ले जा रहा है। और कौन कौन चल रहा है? आज पूरे बाय फैमिली सीनियर लीडरशिप की छुट्टी, सब लोग मेरे साथ वॉर सेंट मेमोरियल चलो। अंकल हाउ का विशाल और ताकतवर शरीर पूरे हॉल में दबदबा बना रहा था। उसकी जोरदार हंसी शहर के आसमान
तक गूंज रही थी। वो एवा का हाथ पकड़ता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। बाय फैमिली के वो सारे एल्डर्स जो लू फैमिली वाली एंगेजमेंट के खिलाफ थे, जोर जोर से हंसते हुए उसके पीछे भाग पड़ते हैं। सब बेसब्री से मेरा मजाक उड़ते देखने जाना चाहते थे, लेकिन एवा अपनी जगह से नहीं हिलती। वो मुड़कर अपने पिता लॉर्ड बाय की तरफ देखती है। लॉर्ड बाय अपने एक्साइटेड बड़े भाई को देखते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं। जो करना है करो भाई, लेकिन वहां जाकर ज्यादा हद मत पार करना और ब्रोकन एंगेजमेंट वाली बात मत छेड़ना। अंकल हाउस जोर से हंस पड़ता है। अरे रिलैक्स करो, ये वॉर सेंट मेमोरियल है, मुझे पता है लाइन कहाँ खींचनी है। मैं बस एवा को साथ ले जा रहा हूँ ताकि वो शो देख सके, और जहाँ तक ब्रोकन एंगेजमेंट की बात है वो मेरी नीस का मामला है, मैं खुद सामने जाकर हैंडल करूंगा। इतना कहकर अंकल हाउ एवा को हॉल से बाहर ले जाता है और उसके पीछे पीछे बाय फैमिली के सीनियर मेंबर्स की पूरी भीड़ वॉर सेंट मेमोरियल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ ओल्ड जेन हेडलाइंस को घूरते हुए अपने सिर में ठंडक दौड़ते महसूस करता है। वो मेरी तरफ देखता है। यंग लॉर्ड, अभी पब्लिक रिएक्शन लू फैमिली के खिलाफ बेहद हॉस्टाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मास्टर लिन की टूम के सामने पूरी शांति से खड़ा था। ये सब पहले से एक्सपेक्टेड था। जब साउथ ईस्ट के नंबर 1 क्लैन का यंग लॉर्ड ऐसा स्टंट करे तो पब्लिक में जो भी अप्रोर उठे उसमें सरप्राइज होने जैसी कोई बात नहीं। क्या आप सच में कुछ नहीं करने वाले यंग लॉर्ड? और क्या आप सच में कल लूना को प्रपोज करने वाले हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मैं लूना को प्रपोज कैसे कर सकता हूँ? ओल्ड जेन, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करो। 3 दिनों के अंदर मुझे पता चाहिए कि लूना के बच्चे का बाप कौन है। समझ गया, मैं अभी शुरू करता हूँ। मैं ओल्ड जेन को जाते हुए देखता हूँ, फिर दोबारा अपनी नजर टूमस्टोन पर टिका देता हूँ। लूना की प्रेगनेंसी की जांच करवाने का कारण उससे जुड़ा कोई इमोशन नहीं था। इसकी जड़ें उस दिन से जुड़ी थी जब मेरे मास्टर इस दुनिया से गए थे। जाते वक्त उन्होंने कुछ चीजें मेरी कस्टडी में छोड़ी थी, लेकिन वो चीजें कोई इनहेरिटेंस नहीं थी और ना ही कभी मेरे लिए थी। मैं बस उनका टेम्पररी गार्डियन हूँ। उन्हें खोलने की उन लोगों का इंतजार करेगी जो सच में उनकी डेस्टिन्ड ओनर होंगे। सालों से इन चीजों को लेकर र्यूमर्स फैलते रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये वही लेगेसी है जो मास्टर लिन छोड़कर गए थे, इसलिए मुझे शक है कि किसी ने उस लेगेसी पर नजर जमा ली है और लूना को मेरे खिलाफ वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादा देर नहीं लगती कि ओल्ड जेन वापस लौट आता है। यंग लॉर्ड, प्रेगनेंसी के पीछे जो फैमिली के विक्टर जो का हाथ होने का शक है, लेकिन कंफर्म करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, उस पर नजर बनाए रखो। रात की हवा ब्लेड की तरह चुभ रही थी, ठंडी और अकेली। मैं अब भी मास्टर लिन की टूमस्टोन के सामने खड़ा था। जाने का कोई इरादा नहीं। मेरा प्लान था कि सुबह होने तक यहीं खड़ा रहूं और सिस्टम रिवॉर्ड्स का इंतजार करूं। जैसे जैसे वो पल करीब आने लगा, मेंटली तैयार होने के बावजूद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार मैंने पूरे 3 साल तक सिम्प कहलाने का बोझ उठाया था। अब जो आवाज गूंजने वाली थी वो सिर्फ एक सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं थी, वो उस रीढ़ की हड्डी की आवाज थी जो बहुत लंबे समय से झुकी हुई थी और अब आखिरकार सीधी होने जा रही थी। और फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे सिस्टम की चाइम बिल्कुल समय पर बज उठी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, द 3 ईयर सिम्प पैक हैज एंडेड। पैक खत्म होने के पहले दिन पर आपको प्राप्त हुआ है कॉम्बैट ऑरा केओस लोटस सीड। रिवॉर्ड देखते ही मेरे चेहरे पर बेकाबू खुशी फैल जाती है। लेजेंड्स के मुताबिक जब कोई मार्शल प्रैक्टिशनर अपनी कल्टीवेशन के किसी फील्ड को एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचा देता है तब कॉम्बैट ऑरा जन्म लेती है। ये ऑरा दुश्मनों की आत्मा तक हिला सकती है और बैटल का पूरा टाइट पलट सकती है। ये असली ताकत और टैलेंट की निशानी मानी जाती है। मेरी मार्शल टैलेंट रेटिंग हमेशा A ग्रेड ही रही थी, लेकिन सिस्टम अभी अभी एक्टिवेट हुआ और उसने एक झटके में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी खत्म कर दी। अगले ही पल मेरे दिमाग में केओस का तूफान फट पड़ता है। ऐसा दर्द जैसे दिमाग को कोई चीर कर फाड़ रहा हो, लेकिन वो दर्द जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। ठीक 3 सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसी पल मुझे एहसास होता है कि मेरे माइंड के अंदर एक केओटिक रेल्म जन्म ले चुका है। वो रेल्म हथेली से भी छोटा था और उसके बिल्कुल केंद्र में एक अकेला लोटस पूरी शांति के साथ तैर रहा था। तभी सिस्टम फिर से चाइम करता है। रिवॉर्ड लेवल्स 1 स्टार से लेकर 8 स्टार्स तक रैंक किए जाते हैं। 8 स्टार्स हाईएस्ट रैंक है। हर दिन प्लेयर को ऑटोमेटिकली एक रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। केओस लोटस सी 8 स्टार रेयर रिवॉर्ड। मेरी आंखों में उमड़ती खुशी को मैं रोक नहीं पाता। पूरे लैंसिंग में अब तक 100 से ज्यादा कॉम्बैट ऑरास ऑफिशियली रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, लेकिन ये वाली उनमें कहीं मौजूद नहीं थी। और अगर सिस्टम ने इसे सीधे मैक्सिमम 8 स्टार्स दिया है तो ये किसी लो टियर चीज का नाम नहीं हो सकता। पहले ही दिन टॉप टियर कॉम्बैट ऑरा। अब आगे का रास्ता सिर्फ आसान होने वाला था। ये सोचते ही मुझे पहली बार लगा कि पिछले 3 सालों की सारी बेइज्जती और सफरिंग सच में वर्थ थी। अब मेरा टैलेंट लेवल आखिर कैसा होगा? कॉम्बैट ऑरा सिर्फ लड़ाई में ताकत दिखाने का तरीका नहीं होती, उसका असली काम होता है अपने मालिक के टैलेंट और पोटेंशियल को पूरी तरह बदल देना। ऊपर से देखने पर मैं अब भी सिर्फ A ग्रेड टैलेंट जैसा दिखता हूँ, लेकिन अब जबकि मेरे पास केओस लोटस सीड है, कौन कुछ कह सकता है। पहले मैं हर दिन सिर्फ लूना के पीछे भागता रहा। ऊपर से मैंने अपनी कल्टीवेशन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, इसलिए लू फैमिली के सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद मैं सिर्फ लेट स्टेज 2 तक पहुंच पाया था, जो कि A ग्रेड टैलेंट के एवरेज से भी नीचे था। मेरी आंखों में चमक उभरती है और मैं डिसाइड करता हूँ कि अपना टैलेंट टेस्ट करके देखूं। कुछ ही पलों में मुझे मेमोरी से एक की ब्लड कल्टीवेशन मेथड याद आ जाता है और मैं उसे चैनल करना शुरू करता हूँ। मास्टरी तुरंत हासिल हो जाती है। मेरे पीछे धुंधली सी एक लोटस की आकृति उभरने लगती है। उसकी कली अभी बंद थी, लेकिन उससे निकलती मिस्टीरियस एनर्जी पूरे माहौल को बदल रही थी। अगर इस वक्त कोई मुझे देख रहा होता तो शॉक में जम जाता, क्योंकि जैसे जैसे लोटस ऊपर उठती है उसके आसपास की स्पेस खुद मुड़ने और डिस्टॉर्ट होने लगती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं खुद केओस के अंदर खड़ा हूँ। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि लोटस के चारों तरफ छोटे छोटे लाइट पॉइंट्स बिल्कुल फायरफ्लाइज की तरह हर दिशा से लगातार उड़ते हुए आ रहे थे और मेरे शरीर में समाते जा रहे थे। मेरे अंदर कुछ ब्लेजिंग फर्नेस की तरह दहाड़ने लगता है। आधे घंटे से भी कम समय में मैं सीधे स्टेज 3 में ब्रेक थ्रू कर जाता हूँ और फिर भी वो लाइट पॉइंट्स रुकते नहीं। वो लगातार मेरे अंदर समाते रहते हैं और मेरी कल्टीवेशन को स्टेडीली ऊपर धकेलते रहते हैं। पता ही नहीं चलता और पूरी रात गुजर जाती है। मेरी कल्टीवेशन एकदम क्लीन तरीके से लीप लेकर पूरी तरह कंसोलिडेट हो चुकी थी। लेट स्टेज 3। तभी सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैलने लगती है। ड्रैगन किंगडम के हर कोने से काउंटलेस मार्शल क्लैंस, मार्शल पावर्स और आम लोग हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन पकड़कर एक ही जगह की तरफ बढ़ रहे थे। आज के दिन सिंग सिटी पूरी तरह जिंदा लग रही थी। सुबह सुबह वॉर सेंट लिन के मज़ोलियम के गेट्स धीरे धीरे खोले जाते हैं। लिन फैमिली हेड एल्डर नैम एक क्रिस्प व्हाइट फॉर्मल सूट पहनकर अंदर आते हैं। उनके पीछे लिन फैमिली के कोर मेंबर्स चलते हैं। लूना भी उन्हीं में थी, एल्डर नैम के बिल्कुल पास। एल्डर नैम पीछे मुड़कर लूना को वरिड नजरों से देखते हैं। लूना, कल रात जो कंडीशंस तुमने रखी वो कुछ ज्यादा नहीं थी क्या? लू फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करेगी? लूना हल्की सी स्कॉफ करती है। लू फैमिली मानती है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब तक जेन मान जाए वही काफी है। इन सालों में मैंने जो भी मांगा, चाहे लू फैमिली ने कितना भी अपोज किया हो, जेन हमेशा मेरे लिए उसे पूरा करके लाया। एल्डर नाम धीरे से सिर हिलाते हैं। मेरे पिछले सारे एक्शंस याद करके उनके अंदर फिर से थोड़ा कॉन्फिडेंस लौट आता है। मास्टर लिन के मरने के बाद लिन फैमिली ने अपना सबसे बड़ा पिलर खो दिया था और पूरा क्लैन बिखर गया था। एक समय का टॉप टियर मार्शल क्लैन गिरकर सीधे थर्ड रेट क्लैन बन चुका था। लेकिन जिस दिन से ये सिंप उनकी जिंदगी में आया, उसी दिन से कल्टीवेशन रिसोर्सेज हर दिशा से लिन फैमिली में बहने लगे। अकेले मेरे दम पर लिन फैमिली थर्ड रेट से उठकर सेकंड रेट क्लैन तक पहुंच गई, वरना एल्डर नाम जैसा सिर्फ 7th रैंक ग्रैंड मास्टर मुश्किल से क्लैन को थर्ड रेट लेवल पर टिकाए रख सकता था। वही उसकी लिमिट थी। लेकिन मजे की बात ये थी कि लू फैमिली से मिलने वाले हर रिसोर्स को पॉकेट करने के बावजूद एल्डर नाम के दिल में मेरे लिए सिर्फ कंटेम्प्ट था। दूसरी तरफ टूमस्टोन के सामने मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। पूरी रात की कल्टीवेशन मुझे सिर्फ एक सांस जितनी छोटी लगी। जब मैं अपना करंट लेवल चेक करता हूँ तो खुद मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। लेट स्टेज 2 से सीधे लेट स्टेज 3 तक पहुंचना टेक्निकली सिर्फ एक रैंक की जंप थी, लेकिन सच ये था कि इवन ट्रिपल एस ग्रेट टैलेंट वाला जीनियस भी टॉप टियर रिसोर्सेज मिलने के बावजूद इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि केओस लोटस सीड कॉम्बैट ऑरा ने मुझे मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग टैलेंट दे दिया था। तभी मैं लूना को अपनी तरफ आते देखता हूँ। चलो गेस्ट्स को रिसीव करने में हेल्प करो, इतना कहकर वो मुड़ती है और मौजोलियम के एंट्रेंस की तरफ चल देती है। जब हम गेट तक पहुंचते हैं तो नोवा पहले से वहां खड़ी गेस्ट्स का स्वागत कर रही होती है, लेकिन लूना का दिल एक पल के लिए उछल जाता है क्योंकि नोवा के पैरों के पास वही चमकता हुआ 4 मीटर लंबा क्लीवर रखा हुआ था। धीरे धीरे समय गुजरता है और मौजोलियम लोगों से भरने लगता है। अंदर और बाहर हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। वॉर सेंट की रेपुटेशन और लेगेसी खुद अपनी कहानी कहती थी। मरने के बाद भी लोग नहीं भूले थे कि उसने ह्यूमैनिटी के लिए क्या क्या किया था। क्या सच में आज लू फैमिली का यंग लॉर्ड वॉर सेंट की बेटी को प्रपोज करने वाला है? गेस्ट्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और हर कॉन्वर्सेशन आखिरकार घूमकर मेरे ऊपर ही आ टिकती थी। आखिर ये स्कैंडल इतना बड़ा हो चुका था कि इसमें कोई शक नहीं था, ये पूरे साल का सबसे पागल ड्रामा बन चुका था। तभी अचानक भीड़ में थंडर जैसी आवाज गूंजती है। लू फैमिली आ गई। अनगिनत नजरें तुरंत मौजोलियम के एंट्रेंस की तरफ घूम जाती हैं। मेरे पिता लॉर्ड शैन भारी कदमों से अंदर आते हैं। उनके पीछे 2 आदमी और थे, फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर, मेरे दोनों बड़े अंकल। लॉर्ड शैन ड्रैगन किंगडम के 10 वॉर सेंट्स में से एक थे, जबकि लू फैमिली के बाकी 2 वॉर सेंट्स हमेशा स्टारगेट और एबिस पर स्टेशन रहते थे। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर दोनों ही 8th रैंक गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स थे। लू फैमिली आज यहाँ एक वॉर सेंट और 2 गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स के साथ आई थी। उन्होंने लिन फैमिली को उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा सम्मान दे दिया था। लॉर्ड शैन टूम के सामने झुककर श्रद्धांजलि देते हैं, फिर उनकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है और तुरंत मेरी नर्व्स तन जाती हैं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उनके शरीर से किलिंग इंटेंट निकल रही है, बिल्कुल वैसी जैसे कोई पिता अपने ही बेटे को खुद खत्म करने के लिए तैयार हो। फिर लॉर्ड शैन मुड़कर एल्डर नाम की तरफ देखते हैं। लिन फैमिली के वॉर सेंट ने कभी अकेले वेस्ट गेट को संभाल कर रखा था ताकि लू फैमिली की रीइंफोर्समेंट समय पर पहुंच सके। अगर साउथ ईस्ट रीजन का वेस्ट गेट गिर जाता तो पूरे साउथ ईस्ट रीजन के 3 अरब लोग राख बन जाते। मास्टर लिन ने ड्रैगन किंगडम और ह्यूमैनिटी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर लिन फैमिली के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। उम्मीद है इससे लिन फैमिली फिर से राइज कर पाएगी। लॉर्ड शैन हाथ हिलाते हैं और एक बॉटल गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर हवा में प्रकट हो जाती है। हाल ही में लिन फैमिली की हरकतों ने उन्हें कितना भी फ्रस्ट्रेट क्यों न किया हो, लेकिन बेसिक रिस्पेक्ट फिर भी दिखानी जरूरी थी। जैसे ही भीड़ को पता चलता है कि लू फैमिली क्या लेकर आई है, पूरा मौजोलियम शोर से भर उठता है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की पूरी बॉटल, ये तो अकेले एक 8th रैंक गोल्डन बॉडी वॉरियर पैदा करने के लिए काफी है। सच में लू फैमिली जैसी जनरोसिटी कोई नहीं दिखा सकता। एल्डर नाम कुछ पल के लिए जड़ हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट फैल जाती है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर, मैं अभी 7th रैंक ग्रैंड मास्टर हूँ, क्या ये बॉटल मुझे 8th रैंक में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए काफी नहीं होगी? लूना ये सुनते ही खुद भी फ्रीज हो जाती है। उसने नहीं सोचा था कि लू फैमिली मेमोरियल सेरेमनी में इतनी प्रेशियस चीज लेकर आएगी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन आता है, जरूर इसलिए क्योंकि लॉर्ड शन को पता है कि आज जेन मुझे प्रपोज करने वाला है, इसीलिए वो खुद आए हैं और इतना बड़ा गिफ्ट भी लाए हैं। वो मुझे पहले से अपनी डॉटर इन लॉ मान चुके हैं। ये सोचते ही लूना का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है और तुरंत उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, मुझे अपनी डिमांड्स की लिस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर लू फैमिली गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर जैसी चीज ऐसे कैजुअली दे सकती है तो वो मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर हैं। लॉर्ड शन एल्डर नाम और लूना के चेहरे देखकर समझ जाते हैं कि दोनों पूरी तरह अपनी लिमिट से बाहर सोचने लगे हैं, इसलिए वो ज्यादा एंगेज करने की भी जरूरत नहीं समझते। फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो गेस्ट एरिया में जाकर बैठ जाते हैं। तभी एक युवा आदमी ब्लैक फॉर्मल सूट पहनकर अंदर आता है। विक्टर जो फैमिली साउथ ईस्ट रीजन की 2nd रैंक्ड मार्शल क्लैन थी और साथ ही पूरे रीजन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर भी। जहां लू फैमिली मार्शल कॉम्बैट की एब्सोल्यूट किंग थी, वही जो फैमिली ने साउथ ईस्ट रीजन के हर कोने में अपना बिजनेस फैला रखा था। वेल्थ के मामले में वो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 थे। अब जबकि साउथ ईस्ट रीजन की दूसरी सबसे बड़ी क्लैन भी पहुंच चुकी थी, भीड़ की सारी नजरें तुरंत उनकी तरफ घूम जाती हैं और माहौल फिर से शोर से भर उठता है। सबकी नजर अब इस बात पर थी कि जो फैमिली क्या लेकर आई है, क्योंकि हर कोई जानता था जो फैमिली और लू फैमिली के बीच हमेशा राइवलरी रही है। आखिर 2nd प्लेस पर बैठकर कौन खुश रहता है? ये 2 बॉटल गोल्डन जिनसिंग मैरो एलिक्सिर की हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए, हेड ऑफ द लिन फैमिली। विक्टर जो हाथ हिलाता है और उसके पीछे खड़ा सर्वेंट आगे बढ़कर 2 बॉटल्स एलिक्सिर पेश करता है। पूरी भीड़ फिर से दहाड़ उठती है। जो फैमिली ना सिर्फ वही गिफ्ट लेकर आई थी बल्कि डबल अमाउंट लेकर आई थी। मैसेज बिल्कुल साफ था, ये सीधा चैलेंज था। जो फैमिली सच में जो फैमिली है, पैसों की कोई कमी नहीं और शर्म भी बिल्कुल नहीं। इस समय तक एल्डर नैम अपनी एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसका चेहरा प्रैक्टिकली चमक रहा था। विक्टर जो आगे बढ़कर टूम के सामने झुकता है, फिर उसकी नजर लूना पर जाती है और आखिरकार मुझ पर टिक जाती है। आज की प्रपोजल सेरेमनी के लिए शुभकामनाएं। विक्टर जो पूरी सिंसेरिटी वाले एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है। पूरी भीड़ एक साथ तेज सांस खींचती है। माहौल अचानक कई डिग्री ठंडा पड़ जाता है क्योंकि लॉर्ड सैन का चेहरा सबके सामने विजिबली डार्क हो चुका था। हर कोई सांस रोक कर खड़ा था। सारी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थी। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, थैंक यू, जरूर सफल होगी। मैं आगे बढ़कर विक्टर जो से हाथ मिला लेता हूँ। उसी पल पूरी भीड़ साफ महसूस करती है। लॉर्ड सैन के शरीर से किलिंग इंटेंट की लहर फूट पड़ती है। विक्टर जो मुझे इतना काम और कंपोज देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन उसे महसूस होता है कि आज मुझ में पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा। हैंडशेक जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। विक्टर जो पीछे हटकर गेस्ट एरिया में चला जाता है। उसके बाद एक एक करके सभी बड़े क्लैंस और पावर्स श्रद्धांजलि देने आगे आते हैं। 3 घंटे बाद फॉर्मल सेरेमनी आखिरकार खत्म होती है, लेकिन उसके बावजूद हवा में एक अजीब टेंशन तैरती रहती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई तूफान फटने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही सेरेमनी खत्म होती है और लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, एल्डर नाम अचानक आगे बढ़ता है। वो गहरी सांस लेता है और चौड़ी मुस्कान के साथ बोलता है, सम्मानित गेस्ट्स, कृपया अभी मंच जाइए। वॉर सेंट लिन की रिमेम्बरेंस सेरेमनी
सेरेमनी के इस खास दिन पर एक और अनाउंसमेंट बाकी है, और वो क्या है ये शायद आप में से ज्यादातर लोग पहले से जानते हैं। वो गर्व भरी मुस्कान के साथ मेरी और लूना की तरफ देखता है। उसके ये शब्द गिरते ही पूरी भीड़ अलर्ट हो जाती है। सारी चैटर एक पल में गायब। हर बड़े मीडिया आउटलेट के कैमरास तेजी से घूमते हैं और सीधे मुझ पर और लूना पर लॉक हो जाते हैं। एक ही पल में हम पूरे इवेंट का सेंटर बन जाते हैं। लूना एल्डर नैम की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती है और आगे बढ़ती है। ज़ेन, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी ज्यादा नहीं है। वो मास्टर लिन की टूमस्टोन की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी जेन्युइन इमोशन दिखाई देती है। ज़ेन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस चाहिए। आज इस खास दिन पर इतने सारे विटनेसेस के सामने और मेरे पिता के सामने कल मैंने जो कंडीशंस रखी थी उनके अलावा शादी के बाद तुम्हें लिन फैमिली को पूरी सपोर्ट देनी होगी, और इसके अलावा मैंने एक ब्राइड प्राइस की लिस्ट तैयार की है। ये मेरी सिक्योरिटी है, उम्मीद है तुम मान जाओगे। आखिर एक लड़की जब नई फैमिली में जाती है तो उसे सेफ फील करना चाहिए, और मैं एक बच्चे को कैरी कर रही हूँ। उसके ये शब्द गिरते ही पूरी भीड़ फिर से साइलेंट हो जाती है। सबको साफ महसूस हो रहा था कुछ बहुत गलत है। वो बच्चा क्लियरली ज़ेन का नहीं था, फिर भी वो बार बार उसी बात को उठाकर ब्राइड प्राइस के लिए लेवरेज बना रही थी। आखिर उसे इतनी हिम्मत मिली कहां से? दूसरी तरफ लूना खुद से बेहद खुश थी। उसकी आंखों में कंटेम्प्ट की हल्की चमक तैर रही थी। वो मन ही मन अपनी ब्राइड प्राइस लिस्ट दोहरा रही थी। ये सिंप कितना बोरिंग है, मैं चाहे जो बोलूं ये तुरंत मान जाता है, बिल्कुल बैकबोन ही नहीं है। ध्यान से सुनो, मेरे पिता ह्यूमैनिटी के लिए कैलामिटी का सामना करते हुए मरे थे, इसलिए मुझे साउथ ईस्ट रीजन के अबिस के नीचे मौजूद एक एनर्जी माइन चाहिए। क्या ये ज्यादा है? और मैं तुमसे प्रेग्नेंट हालत में शादी कर रही हूँ, इसलिए मुझे साउथ ईस्ट रीजन में लू फैमिली की होल्डिंग्स का 10% चाहिए। क्या ये ज्यादा है? इसके अलावा शादी के बाद मुझे पूरी पर्सनल फ्रीडम चाहिए। तुम मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, तुम्हें मुझे चेरिश करना होगा, मुझसे प्यार करना होगा, तुम मेरे साथ गलत बिहेवियर नहीं करोगे। अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो तुम्हें हर हाल में मेरी रक्षा करनी होगी, और जब बच्चा पैदा हो जाए और लू फैमिली के नाम पर रजिस्टर हो जाए तब उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लूना बिना रोके लगभग 30 डिमांड्स गिना देती है। हर नई बात पर भीड़ में मौजूद लोग अनजाने में चेहरा सिकोड़ लेते थे। आखिर जब लूना बोलना खत्म करती है तो हर नजर मेरी तरफ घूम जाती है, लेकिन उन्हें मेरे चेहरे पर कुछ भी पढ़ने लायक नहीं मिलता। शुरू से आखिर तक में पूरी तरह काम था। गेस्ट एरिया में एक इंसान की मुट्ठियां इतनी जोर से बंध चुकी थी कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। वो खुद को रोक रही थी, वरना उसी पल अपनी पूरी वॉर सीन प्रेशर छोड़कर यहाँ मौजूद हर स्पेक्टेटर को मिटा देती। नोवा का 4 मीटर लंबा क्लीवर अचानक उसके हाथ में प्रकट हो जाता है। उसकी ग्रिप की ताकत से ब्लेड खुद चीखने लगता है। ज़ेन, तुम्हें मेरी कंडीशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात सुनते ही पूरा मौजूलियम पागल होता है, हर तरफ केओस फैल जाता है। लूना के चेहरे पर स्मग स्माइल और चौड़ी हो जाती है, लेकिन ठीक उसी पल मैं दोबारा बोल उठता हूँ, लेकिन लूना, तुम फिर किसे अपने से शादी करवाने की कोशिश कर रही हो? इतनी लंबी लिस्ट के साथ ये ब्राइड प्राइस तो कमाल की है। नोवा का ब्लेड हवा में ही फ्रीज हो जाता है। लॉर्ड शैन उंगलियां स्नैप करने ही वाले थे कि बीच में रुक जाते हैं। पूरी भीड़ एकदम स्टिल हो जाती है। लूना पलकें झपकाती है। ज़ेन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उसे शांत नजरों से देखता हूँ। तुम मेरे मास्टर की बेटी हो, तुम मेरी जूनियर हो, अब तुम प्रेग्नेंट भी हो। अगर तुम्हें सच में कोई इतना महान इंसान मिल जाए जो ये डील एक्सेप्ट कर ले तो तुम्हारे सीनियर होने के नाते मुझे सच में खुशी होगी। लूना का चेहरा तुरंत आयरन ग्रे पड़ जाता है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। ज़ेन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ, जो अभी कहा है उसे वापस लो, वरना आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, सीधी बात करता हूँ, मेरा तुमसे शादी करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं पूरी भीड़ फट पड़ती है। लूना और पूरी लिन फैमिली गुस्से से पीली पड़ जाती है। एल्डर नैम मुझे ऐसी नजरों से घूरता है जैसे अभी मार डालेगा। ज़ेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेइज्जत और बिना ऑनर वाले इंसान निकलोगे, और मैं सोच रहा था कि लूना की पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। अब मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि तुमने हमेशा के लिए लूना से शादी करने का अधिकार खो दिया है, और क्योंकि पीछे हटने वाले तुम हो इसलिए लिन फैमिली को हुए सारे नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। इतने लोगों के सामने अपनी बात से मुकरना सिर्फ लिन फैमिली नहीं बल्कि वॉर सेंट का भी अपमान है, इसलिए चाहे कुछ भी हो तुम्हें अपने मास्टर की टूम के सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी होगी। और लूना ने जो ब्राइड प्राइस लिस्ट बताई थी उसका कुछ हिस्सा कंपनसेशन के रूप में तुम्हें देना पड़ेगा। हम लिन फैमिली वाले रीजनेबल लोग हैं, 1/3 काफी होगा, वरना मैं अपने ग्रैंड मास्टर के नाम की कसम खाकर ये मामला सीधे लू फैमिली के दरवाजे तक ले जाऊंगा। एल्डर नैम साफ तौर पर हार्ड बॉल खेल रहा था। कंपनसेशन का नाम लेकर वो ब्राइड प्राइस निचोड़ना चाहता था। मैं उसे उसी नजर से देखता हूँ जैसे किसी ऐसे इंसान को देखा जाता है जिसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका हो। मेरे होठों के कोने पर खिंची स्मर्क हर सेकंड और चौड़ी होती जा रही थी। एल्डर नाम के दिल में अचानक झटका सा लगता है, जैसे किसी ने सीधे उसके दिमाग पर वार कर दिया हो। ये कैसी नजर है? एक ग्रैंड मास्टर के सामने खड़े होकर तुम्हारे अंदर बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं है? एल्डर नाम गुस्से से कांप रहा था, उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता हूँ। ग्रैंड मास्टर का टाइटल, क्या तुम्हें सच में पता भी है इसका मतलब क्या होता है, और क्या तुम उसके लायक हो? मेरी बात सीधे एल्डर नाम की नस पर लती है। वो गुस्से से फट पड़ता है। तू बदतमीज कमीना, एक निकम्मा रिच ब्रैट जिसकी सिर्फ ग्रेड 1 टैलेंट है, जो हर दिन सिर्फ खाता पीता और मौज करता है, वो मुझ जैसे 7th रैंक ग्रैंड मास्टर को नीचे दिखाने की हिम्मत कर रहा है। तो बता, मैं इस टाइटल के लायक क्यों नहीं हूँ? अगर अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो चाहे तू लूना फैमिली का यंग लॉर्ड ही क्यों ना हो, मैं खुद तेरे दरवाजे पर आकर जवाब मांगूंगा। एल्डर नाम के फ्यूरियस चैलेंज के सामने मेरा चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, चलो ये बात छोड़ देते हैं कि पिछले 3 सालों में लूना ने तुम लोगों के लिए मुझसे कितने कल्टीवेशन रिसोर्सेज निकलवाए। लूना बाहर जाकर किसी और आदमी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन गार्डियन होने के बावजूद सबसे पहले तुमने खुद को क्वेश्चन नहीं किया कि तुमने उसे कैसे पाला। उसकी जगह तुम मुझ जैसे कंप्लीटली अनइन्वॉल्व्ड इंसान से घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कह रहे हो। एक ऐसा इंसान जिसे सही और गलत की समझ तक नहीं, जिसके अंदर ऑनर और इंटेग्रिटी जैसी बेसिक चीजें नहीं। तो बताओ, क्या तुम सच में ग्रैंड मास्टर कहलाने लायक हो? मेरी बात खत्म होते ही एल्डर नाम पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। उसके शरीर से किलिंग इंटेंट फट पड़ती है। तू मौत मांग रहा है, एक छोटा सा ब्राट ग्रैंड मास्टर को जज करने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तेरे बाप की जगह तुझे डिसिप्लिन करूंगा। एल्डर नाम अपनी जगह से गायब हो जाता है। अगले ही पल वो सीधे मेरे सामने प्रकट होता है। उसका हाथ बिजली की तरह मेरी गर्दन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी इंस्टेंट हवा में एक तेज क्रैक गूंजता है। एल्डर नाम का शरीर कैनन बॉल की तरह पीछे उड़ जाता है और जमीन पर घिसटने लगता है। इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जाए, एक फिगर उसके पास मटेरियलाइज हो जाती है। ओल्ड जंग। वो जमीन के ऊपर उड़ते हुए एल्डर नाम को देखकर ठंडी हंसी छोड़ता है। तो खुद को समझता क्या है? ओल्ड जंग अपनी उंगलियां फैलाता है, एल्डर नाम का चेहरा पकड़ता है और उसे जोर से जमीन में दे मारता है। मैं अपनी नजर लूना की तरफ मोड़ता हूँ। कुछ सच्चाइयां हैं जो मुझे लगता है तुम्हें सुननी
सुननी चाहिए। इतना कहकर मैं एक मीडिया रिपोर्टर के पास जाता हूँ और उसके हाथ से माइक्रोफोन ले लेता हूँ। हर कैमरा ऑपरेटर और जर्नलिस्ट मुझे फ्रोजन एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था। मैं सीधा खड़ा होता हूँ और बोलना शुरू करता हूँ। आज से 3 साल पहले मेरे मास्टर लिन स्टारगेट की लड़ाई खत्म करके मरती हुई हालत में वापस लौटे थे। अपने आखिरी पलों में उन्होंने मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी थी, अगले 3 साल तक लूना मुझसे जो भी मांगेगी मुझे बिना किसी कंडीशन के उसे मानना होगा। मैंने उन्हें अपना वर्ड दिया था और पूरे 3 साल मैंने उसे निभाया। और जैसा कि आप सब ने देखा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सिंप बन गया जिस पर पूरी दुनिया हंसती रही। लेकिन आज 3 साल का पैक्ट खत्म हो चुका है और उसी के साथ मेरा वादा भी यही खत्म होता है। अब मैं लूना का कुछ भी ओ नहीं करता। मेरे ये शब्द गिरते ही लूना का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। मेरी बात पूरी क्राउड में शॉक वेव की तरह फैल जाती है। नोवा अपनी जगह जड़ होकर खड़ी थी। उसका हाथ अभी भी उस विशाल क्लीवर को पकड़े हुए था। यहाँ तक कि लॉर्ड शान जैसे वॉर सेंट भी रेयर अनसर्टेनिटी के साथ पल के झपकाते हैं, जैसे उन्हें खुद यकीन न हो रहा हो कि सच्चाई ये थी। पूरी भीड़ एक पल के लिए सांस रोक लेती है और फिर अगले ही सेकंड पूरा मौजोलियम शोर से फट पड़ता है। लूना के दिमाग में सब कुछ गूंजने लगता है। मैंने अभी जो सच बताया था उसने उसे पूरी तरह ब्लाइंड साइड कर दिया था। इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लूना वहीं जमी रह जाती है। उसकी आंखें डिसबिलीफ से भर चुकी थी। तो फिर मुझे इसके बारे में कभी पता क्यों नहीं चला ज़ेन? तुमने ये सब बस शादी से पीछे हटने के लिए बना लिया। आखिर तुम खेल क्या रहे हो? तुम बस मेरी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मैं ठंडी मुस्कान देता हूँ। मैं आखिरी बार साफ कह रहा हूँ, आज मैंने जो भी कहा सब सच है। मैंने 3 साल का पैक्ट पूरा किया और इस पल से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। लूना, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें अपनी जूनियर कह रहा हूँ। इतना कहकर सबकी नजरों के सामने मैं मास्टर लिन की टूम के सामने घुटनों पर बैठ जाता हूँ। 3 मजबूत बोझ सिर सीधे जमीन से लगते हैं। मास्टर, आपने एक बार कहा था कि 3 बोझ एक बॉन्ड को सील कर देते हैं। जिस दिन आप मुझसे मिले थे आपने मुझे अपना डिसाइपल बनाया और अब इन 3 बोझ के साथ मास्टर और स्टूडेंट का बॉन्ड पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। लूना के मामले में मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया। अब इसके बाद जो भी होगा उसे अकेले फेस करना उसी की जिम्मेदारी है। बोइंग खत्म होती है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ, फिर टूम की तरफ एक आखिरी गहरा बो करता हूँ और पूरी तरह सीधा खड़ा हो जाता हूँ। मेरी स्पाइन अब पूरी तरह सीधी थी। लूना मुझे घूरती रह जाती है। पूरी क्राउड में फैलती विस्पर्स सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा हिल जाता है। वो अब भी सच पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तुमने सिर्फ शादी से पीछे हटने के लिए मेरे पिता के साथ अपना रिश्ता तक तोड़ दिया। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मेरी खामोशी ही उसके अंदर ठंड भर देती है। उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ खा जाता है। अब मुझे समझ आया, कल तुमने प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि आज सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर सको। ज़ेन, तुम कितने क्रूअल इंसान हो। चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता पूरे 3 साल तुम्हारे मास्टर रहे। जिस तरह तुम मुझे और लिन फैमिली को इंसल्ट कर रहे हो, उसके बाद तुम खुद के साथ जी कैसे पाओगे? लूना लगभग चीख रही थी। चारों तरफ से आती विस्पर्स और पॉइंटिंग फिंगर्स ने उसकी आखिरी सैनिटी भी तोड़ दी थी। वो गुस्से और शर्म से पागल होकर मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन उसी पल एक क्रशिंग प्रेशर उस पर टूट पड़ता है। लूना सबके सामने सीधे घुटनों पर गिर जाती है। मास्टर लिन की टूमस्टोन के ठीक सामने ओल्ड जेन ने अपनी 8th रैंक गोल्डन बॉडी प्रेशर छोड़ दी थी और लूना को पूरी तरह दबा दिया था। लूना की आंखों की सारी रोशनी बुझ जाती है। उसकी नजरें खाली हो जाती हैं। ज़ेन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे सामने घुटनों पर ही क्यों न गिर जाओ। इस पल लूना की पूरी कंपोजर टूट जाती है। उसकी आंखों में बची हुई आखिरी चमक भी बुझने लगती है। मैं लूना को चीखने देता हूँ। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। मैं तेज हरकत से हाथ उठाता हूँ और अपनी स्टोरेज रिंग से 3 सैंडलवुड चेस्ट्स बाहर निकालता हूँ। मास्टर के गिरने से पहले उन्होंने कुछ चीजें मेरी कस्टडी में छोड़ी थी। मुझे लगता है आप में से कई लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। मेरी बात गिरते ही पूरी क्राउड के चेहरों पर शॉक फैल जाता है और उसके तुरंत बाद उनकी आंखों में बर्निंग ग्रीड चमकने लगती है। सिर्फ लॉर्ड शैन, जो खुद एक वॉर सेंट थे, शांत बने रहते हैं। वो हल्का सा आईब्रो उठाकर मुझे देखते हैं। विक्टर, जो तुरंत सिर उठाता है, उसकी नजरें ठंडी और प्रेडेटरी हो जाती हैं। और लूना, जिसकी आंखें अभी पूरी तरह डेड हो चुकी थी, उनमें अचानक फिर से आग जल उठती है। मैं क्राउड के अलग अलग एक्सप्रेशंस वाले चेहरों पर नजर दौड़ाता हूँ। मेरी अपनी आंखें भी चमक रही थी। इन 3 चेस्ट्स के अंदर क्या है ये मेरे मास्टर ने कभी नहीं बताया और ये चीजें कभी मेरे लिए थी भी नहीं। मैं सिर्फ उनका टेम्पररी कीपर हूँ। मेरे मास्टर की सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन थी कि आज ठीक 3 साल बाद मैं ये बात पब्लिक करूं। इन तीनों चेस्ट्स में से हर चेस्ट अपने डेस्टिन्ड इंसान का इंतजार करेगी। सिर्फ वही इंसान उसे खोल पाएगा। क्राउड में मौजूद हर इंसान सीधा होकर खड़ा हो जाता है। सबकी आंखें जलती हुई लालच से उन 3 चेस्ट्स पर टिकी थी। मैं शांत मुस्कान देता हूँ। निकट भविष्य में मैं पहली चेस्ट खोलने की तारीख अनाउंस करूंगा। जब वो दिन आएगा तो जिसे भी इंटरेस्ट हो वो अपनी लक ट्राई कर सकता है। आज का ड्रामा यही खत्म होता है। मेरे मास्टर को सम्मान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे कुछ अर्जेंट मैटर संभालने हैं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। मेमोरियल खत्म हो चुकी है, अब आप सभी जा सकते हैं। मैं मुड़कर बाहर की तरफ चलने लगता हूँ, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज हवा को चीर देती है। ज़ेन, तुम उन चेस्ट्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो मेरे लेट ब्रदर की चीजें हैं और जो उनका है वो लिन क्लैन का है। एल्डर नाम इस मौके को पकड़ने की कोशिश करता है और दर्द के बावजूद खुद को खड़ा रखने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे देता है और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ता है। नीचे की मार्बल स्लैब्स टूट जाती हैं। ओल्ड जंग उसके सिर पर पैर रख देता है। ग्रैंड मास्टर, चुपचाप नीचे पड़े रहो। फिर ओल्ड जंग मेरे साथ वॉर सेंट मेमोरियल से बाहर निकलता है। वो साफ सेटिस्फैक्शन के साथ मुझे देख रहा था। आज जो हुआ उसने उसे जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया था। तभी सामने एक फेमिलियर फिगर दिखाई देती है, नोवा। उसके कंधे पर वही 13 फुट ब्लेड रखा हुआ था। हम दोनों आमने सामने खामोश खड़े रहते हैं। आखिर नोवा पहले बोलती है, तो मास्टर लिन सच में तुम पर भरोसा करते थे? मैं हल्का सा शक करता हूँ। जो कहना था सब कह चुका हूँ, उम्मीद है इतना काफी होगा। नोवा अपने ब्लेड की तरफ देखती है और हल्की हंसी छोड़ती है। अफसोस की बात है, आज इस ब्लेड को खून नहीं मिला। वो उस विशाल ब्लेड को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और स्पोर्ट्स कार के ऊपर लोड कर देती है। ओल्ड जंग मुझे अंदर बैठाता है। इंजन स्टार्ट होता है और हम वहां से निकल जाते हैं। पीछे मेमोरियल ग्राउंड्स पूरी तरह केओस और रूइंस में बदल चुके थे। क्राउड एल्डर नाम और लूना को घूर रही थी। कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ दया भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि लू क्लैन का वॉर सेंट अभी भी वहीं खड़ा था। तभी अचानक ऐसी जोरदार हंसी गूंजती है कि सबकी स्कैल्प तक सुन्न हो जाती है। लॉर्ड शान अपने हाथ पीठ के पीछे बांधते हैं, आसमान की तरफ देखकर खुलकर हंसते हैं और वहां से चल देते हैं। उनके पीछे फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर भी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। पूरा सीन किसी सररियल सपना जैसा लग रहा था। लॉर्ड शान ने पूरे समय एक शब्द तक नहीं कहा था, यहाँ तक कि जब एल्डर नाम बार बार मुझ पर किलिंग इंटेंट छोड़ रहा था, तब भी लॉर्ड शान ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस वक्त उनकी साइलेंस ही सब कुछ कह रही थी। जैसे ही लॉर्ड शान वहां से निकलते हैं, बाकी क्लैंस और गेस्ट्स भी पीछे
पीछे जाने लगते हैं। अंकल हाउ हमें असली मजेदार हिस्सा देखने को ही नहीं मिला, लेकिन जेन वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग उसे लैपडॉग कहते थे। क्राउड के बीच एक यंग वुमन और एक मिडिल एज्ड आदमी बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। वो थी एवा बाइकलैंड की, अपने अंकल हाउ के साथ। अंकल हाउ जेन्युइनली कंफ्यूज दिख रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, क्या हम अभी भी एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं? एवा की आंखें हल्की सी कुड़ती, लेकिन अंकल हाउ की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। ऑफ कोर्स करेंगे, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। हमें आखिरकार मौका मिला है, जल्दी मूव करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 5 एमीज ले चलता हूँ। तुम हमेशा से 5 एमीज की रैंकिंग्स चैलेंज करना चाहती थी ना? अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना कोशिश कर ली जाए। जैसे जैसे क्राउड धीरे धीरे मेमोरियल ग्राउंड्स छोड़ती है, क्लैन मेंबर्स मिलकर एल्डर नाम को उठाते हैं। उसका दिमाग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। क्यों? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एल्डर नाम पागलों की तरह चीखता है। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। ब्रदर, तुमने सब कुछ उस भेड़िए के बच्चे के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या लिन क्लैन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था? एल्डर नाम आसमान की तरफ देखकर दहाड़ता है और खून उगल देता है। आज जो कुछ हुआ, खासकर ओल्ड जुंग द्वारा 2 बार जमीन में दे मारे जाने के बाद, इस पीक 7th रैंक ग्रैंड मास्टर का मेंटल स्टेट पूरी तरह टूटने के करीब पहुंच चुका था। उसके अंदर इनर डीमन बनने की शुरुआत हो चुकी थी। ज्यादा देर नहीं लगती और मेमोरियल सेरेमनी की सारी घटनाएं पूरे इंटरनेट पर ब्लास्ट हो जाती हैं। हर प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग लिस्ट्स पर सिर्फ एक ही टॉपिक था। सबसे बड़ी खबर, मेरा लैपडॉग वाला इमेज पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ घर लौटने के बाद सिस्टम मुझे दूसरा रिवॉर्ड देता है। डिंग डिवोशन सिस्टम डे 2 रिवॉर्ड सॉवरेन ब्लेड। मैं उस 100 टेक्निक को ध्यान से देखने लगता हूँ और धीरे धीरे मेरी सांसें भारी हो जाती हैं। इसमें कोई फ्लैशी मूव्स नहीं थे, कोई ट्रिक्स नहीं, कोई बेकार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बस एक स्ट्राइक, एक एब्सोल्यूट स्लैश। सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हटा दो और जो बचता है वो अब भी हर चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। टेक्निक को समझने के बाद मैं अपना ध्यान उसके अंदर से हटाता हूँ और अपने माइंड के भीतर फैले विशाल कियोर्स की तरफ मोड़ता हूँ। प्राइमोर्डियल लोटस अब भी वही तैर रहा था। उसकी बंद कली समय की शुरुआत से अब तक बिल्कुल नहीं बदली थी। उसके अंदर एंशिएंट डेप्थ और भारी प्रेशर वाली ऑरा भरी हुई थी। चाहे प्राइमोर्डियल लोटस हो या सॉवरेन ब्लेड, दोनों ही ऐसी एबिलिटीज थी जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ 2 दिनों के रिवॉर्ड्स और मैं ऑलरेडी आज के टॉप प्रोडिजीज के बीच खड़ा था। मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि समय के साथ लगातार रिवॉर्ड्स मिलते रहे और पीछे पूरी लू क्लैन की ताकत खड़ी रही तो आखिर में कितना अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। तभी ओल्ड जुंग की आवाज सुनाई देती है, यंग मास्टर, क्लैन लॉर्ड ने आपको बुलाया है। मैं आता हूँ। मैं सीधे क्लैन मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ता हूँ। विशाल हॉल के अंदर तेज रोशनी चमक रही थी। लॉर्ड शान सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठे थे। उनके दोनों तरफ फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर मौजूद थे। नीचे बाकी क्लैन लीडरशिप बैठी थी। ग्रीटिंग्स। हर नजर मेरे ऊपर टिकी हुई थी जब मैं अंदर आया और कामली सबको बो किया। लेकिन इस बार उनकी नजरें पहले जैसी नहीं थी। मैं न जरूरत से ज्यादा झुक रहा था, न किसी को पुश कर रहा था। बिल्कुल कंपोज्ड, बिल्कुल स्टेडी। क्या ये सच में वही लैपडॉग था जिसे वो पहले जानते थे? लॉर्ड शान मुझे देखते हैं। उनकी आंखों में रेयर वार्मथ थी। जेन, कल सेरेमनी में तुमने जो कुछ कहा, क्या वो सब सच था? हर एक शब्द। बहुत बढ़िया जेन, मैंने एल्डर्स से बात कर ली है और हमने डिसाइड किया है कि क्लैन के कुछ बिजनेसेस अब तुम्हें संभालने के लिए दिए जाएं। चिंता मत करो, शुरुआत में ज्यादा नहीं होगा, बस इतना कि तुम क्लैन अफेयर्स को समझ सको। 5 एमीज से ग्रेजुएट होने में अभी तुम्हारे पास 1 साल बाकी है। तुम्हारा मार्शल टैलेंट सिर्फ A रैंक का है, लेकिन लू क्लैन के रिसोर्सेज के दम पर हम तुम्हें फोर्सफुली 8th रैंक तक पहुंचा सकते हैं और अगर किस्मत ने साथ दिया तो 9th रैंक भी इम्पॉसिबल नहीं। बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले सिर हिलाता हूँ। समझ गया फादर, और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं क्योंकि मार्शल पाथ पर सिर्फ टैलेंट ही डिसाइड नहीं करता कि कौन सबसे ऊपर पहुंचेगा। लॉर्ड शान जोर से हंस पड़ते हैं। बहुत सही कहा। ट्रेनिंग के लिए तुम्हें जो भी चाहिए बस मांग लेना। अगर तुम्हें किसी पूरे डीमन ड्रैगन क्लैन का ड्रैगन सोल भी चाहिए होगा तो मैं वो भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। इस वक्त लॉर्ड शन बिल्कुल एक प्राउड और डोटिंग फादर की तरह मुस्कुरा रहे थे। उनमें कहीं भी एक मार्शल सेंट वाली डरावनी ऑरा नहीं दिख रही थी, लेकिन वो वार्म ज्यादा देर नहीं टिकी। उनका एक्सप्रेशन अचानक गंभीर हो जाता है। 10 दिन बाद कोड 886 टारगेट से वापस लौटेगा। उस दिन घर पर मौजूद रहना। हॉल में मौजूद हर चेहरे पर तुरंत सीरियसनेस छा जाती है। मैं एक पल रुकता हूँ, फिर मुझे उसका मतलब याद आता है। स्टारगेट और अर्थ अबिस के खिलाफ चल रही एंडलेस वॉर में हर साल हजारों ह्यूमन वॉरियर्स मरते हैं। कोड 886 का मतलब था इस साल शहीद हुए वॉरियर्स की 886वीं वेव घर वापस लौट रही है। मेरा एक्सप्रेशन भी सख्त हो जाता है। समझ है। और एक बात, बाय क्लैन की लड़की हाल ही में साउथ ईस्ट रीजन में दिखाई दी है। लगता है वो 5 एमीज की तरफ जा रही है। सावधान रहना। मुझे पूरी तरफ समझ नहीं आता कि उनका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं सिर हिलाता हूँ और सबसे पहले हॉल छोड़ देता हूँ। वापस अपने ट्रेनिंग चेंबर में पहुंचते ही मैं सीधे कल्टीवेशन में डूब जाता हूँ। केओस स्पेस के अंदर प्राइमोर्डियल लोटस फिर से बढ़ने लगता है। ब्लूमिंग के एक कदम और करीब। मैं अपना माइंड पूरी तरह क्लियर करता हूँ। अगले ही इंस्टेंट मैं डाओ में प्रवेश कर जाता हूँ और फिर अचानक खुद को केओस स्पेस के अंदर खड़ा पाता हूँ। प्राइमोर्डियल लोटस मेरे बिल्कुल पास स्थिर खड़ा था। मैं उसे ऊपर देखकर ठहर जाता हूँ। उसकी सीडलिंग अब मुझसे भी ऊंची हो चुकी थी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। प्योर इंस्टिंक्ट पर मेरे अंदर एक थॉट होता है। मैं एक उंगली आगे बढ़ाता हूँ और रिलीज कर देता हूँ। बस ऐसे ही सॉवरेन ब्लेड बाहर निकलती है। सॉर्ड लाइट पूरे केओस में समा जाती है बिना कोई निशान छोड़े, एक रिपल तक नहीं। लेकिन उसी समय साउथ ईस्ट रीजन की वेस्टलैंड्स में कहीं दूर जमीन अचानक फट जाती है। 100 फीट से ज्यादा लंबा एक टेरिफाइंग गैश धरती को चीर देता है। केओस स्पेस के अंदर खड़ा मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उस स्लैश ने बाहर क्या किया। मेरे लिए तो वो बस एक साधारण स्ट्राइक थी। मैं उसके बाद लगातार 3 और स्ट्राइक्स छोड़ता हूँ। ये चारों स्ट्राइक सॉवरेन ब्लेड की 4 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती थी। रेजर स्वॉर्ड, रूथलेस और एब्सोल्यूट, सॉफ्ट स्वॉर्ड, अनप्रेडिक्टेबल और हमेशा बदलती हुई, हेवी स्वॉर्ड, बिना एज के भी सब कुछ क्रश कर देने वाली, और आखिर में रॉटिंग वुड स्वॉर्ड। आखिरी स्ट्राइक छोड़ते ही मुझे कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। केओस स्पेस खुद फट जाती है और उसके अंदर से ग्रीन लाइट फ्लड की तरह बाहर फैलने लगती है। जब मैं आंखें खोलता हूँ तो वापस ट्रेनिंग चेंबर में था। 4th रैंक में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। मैं डिसबिलीफ में खड़ा रह जाता हूँ। मेरी कल्टीवेशन इतनी नेचुरली एडवांस हो गई कि मुझे खुद पता तक नहीं चला। फिर अचानक रियलाइजेशन होता है, रॉटिंग वुड स्वॉर्ड का आखिरी स्लैश उसी ने 3rd और 4th रैंक के बीच की बैरियर तोड़ दी थी। डिंग डिवोशन सिस्टम डे 3 रिवॉर्ड सेलेस्टियल ब्लड लाइन। सिस्टम की आवाज गूंजती है और मुझे एहसास होता है कि पूरी रात बीत चुकी है। मैं रिफाइंड ब्लड को बाहर निकालता हूँ। एक अकेली वायलेट ब्लड ड्रॉपलेट हवा में तैर रही थी। उससे निकलने वाला प्रेशर इतना एंशिएंट था जैसे उसके अंदर पूरा प्राइमोर्डियल वर्ल्ड बंद हो। सेलेस्टियल ब्लड लाइन का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद मैं भी अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। ब्लू स्टार पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लाइंस एग्जिस्ट करती थी, खासकर स्टार रेस और अर्थ अबिस क्लैंस में, लेकिन आज तक किसी ह्यूमन ने सेलेस्टियल ब्लड लाइन जैसी ब्लड लाइन अवेकन नहीं की थी। मैं पहला इंसान था और ये ब्लड लाइन बाकी सभी नोन ब्लड लाइन से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग थी। मैं तुरंत रिफाइनमेंट शुरू
कर देता हूँ। अगले ही इंस्टेंट मेरे शरीर के अंदर ऐसी आवाज गूंजती है जैसे दो हेवेंस आपस में टकरा गए हों। 2 दिन और गुजर जाते हैं। डिंग, डिवोशन सिस्टम, डे 4 रिवॉर्ड, ड्रैगन टाइगर एलिक्सर। डिंग, डिवोशन सिस्टम, डे 5 रिवॉर्ड, पावर बूस्ट कार्ड यूज करने पर 3000 कॉम्बैट पावर इंस्टेंटली ग्रांट करेगी। दोनों रिवॉर्ड्स तुरंत मेरे सामने आ जाते हैं। तीसरे दिन मैं आखिरकार सेलेस्टियल ब्लड लाइन की रिफाइनमेंट पूरी कर लेता हूँ। मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरती है। मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्लड की सर्कुलेट करता हूँ और तुरंत मेरे पूरे शरीर पर सॉफ्ट वायलेट ग्लो फैल जाती है। वो रोशनी फायरफ्लाइज की तरह मेरे आसपास झिलमिलाने लगती है। मैं अपनी ही छाती पर एक पंच मारता हूँ। क्लैंग, आवाज बिल्कुल लोहे पर वार करने जैसी आती है। अनमैच टैलेंट, अनब्रेकेबल बॉडी और ऐसी मार्शल टेक्निक्स जिनका कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ कुछ दिनों के रिवॉर्ड्स और मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। आखिर इसकी लिमिट कहाँ है? इस स्पीड से मार्शल सेंट बनना ज्यादा दूर नहीं था। मेरी नजर आखिरी 2 रिवॉर्ड्स पर जाती है, एक ड्रैगन टाइगर एलिक्सर और एक पावर बूस्ट कार्ड। पहले जितने रेयर नहीं थे लेकिन दोनों बेहद प्रैक्टिकल थे।